चेन्नई में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारत की शानदार जीत। इंग्लैंड को 317 रन से दी शिकस्त। 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। मध्य प्रदेश के सीधी में बड़ा सड़क हादसा। नहर में गिरी 40 यात्रियों से भरी बस। हादसे में 36 लोगों की दर्दनाक मौत। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए आर्थिक सहायता देगी एमपी सरकार। आज 8वें दिन लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 30 पैसे जबकि डीजल में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। आज दिल्ली में पेट्रोल 89 रुपए 29 पैसे, डीजल 79 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर। भोपाल में पेट्रोल 100 रुपए के पार। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यूपी के बहराइच में राजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया। कहा, इतिहास में हेरफेर कर असली नायकों को भुला दिया गया। पीएम बोले, गन्ना किसानों को समय पर भुगतान के लिए योगी सरकार काम कर रही है। छोटे किसानों को फायदा पहुंच रहा है। सीएम योगी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, पहली बार किसी सरकार ने महाराजा सुहेलदेव की शौर्य गाथा बताने का कार्यक्रम किया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई चादर। पीएम मोदी ने मुख्तार अब्बास नकवी को सौंपी थी चादर। अनंतनाग के बिजबेहरा में आईईडी ब्लास्ट। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस ने कसा शिकंजा। कई लोगों से पूछताछ जारी। निकिता जैकब और शांतनु की तलाश हुई तेज। टूल किट मामले को लेकर दिल्ली पुलिस का बयान। खालिस्तानी संगठनों की मदद से बनाया गया था टूल किट। बंगाल में चुनावी माहौल के बीच मुंबई में मिथुन चक्रवर्ती से मिले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं मिथुन चक्रवर्ती। मोहन भागवत से मुलाकात के बाद अटकलें हैं। अमित शाह या फिर नड्डा की रैली में मिथुन चक्रवर्ती शामिल हो सकते हैं। मिथुन चक्रवर्ती बोले, कोई अटकलें न लगाएं। चमोली की तपोवन टनल में लगातार जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। आपदा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 57। मुंबई पुणे एक्सप्रेस पर भीषण सड़क हादसा। हादसे में 5 की मौत, 5 गंभीर रूप से जख्मी। किसानों के आंदोलन का आज 83वां दिन। हरियाणा के सांपला में आज किसान महापंचायत। राकेश टिकैत भी होंगे शामिल। पीएम नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे वेबिनार को करेंगे संबोधित। वित्तीय संगठनों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। हरिद्वार में बसंत पंचमी के पर्व पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। गंगा के घाटों पर आस्था की डुबकी। देश में 24 घंटों में 9121 नए मामले सामने आए। 81 लोगों की कोरोना के चलते मौत। और आपको फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें। एलएसी पर एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में चीनी सैनिक सामान समेटते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत और चीन के समझौते के मुताबिक पीएलए के सैनिक पेंगोंग लेक से वापस जा रहे हैं। समझौते के मुताबिक अब भारतीय सेना फिंगर 3 पर और चीनी सैनिक फिंगर 8 पर तैनात रहेंगे। फिंगर 3 से फिंगर 8 के बीच फिलहाल कोई सेना नहीं रहेगी। ये इलाका नो मैंस लैंड का होगा। लेकिन देखिए, जो दूसरी एक और तस्वीर आज एलएसी से सामने आई है। अपना सामान समेटकर वापस जाते चीनी सैनिकों की ये तस्वीर एलएसी की हम आपको दिखा रहे हैं पेंगोंग लेक के सामने से। मेरे साथ आसिफ सोहाब जुड़ गए हैं। आसिफ, सबसे पहले ये तस्वीरें समझाइए एक बार। फिर ये दूसरी तस्वीर है, उस दिन गाड़ियां जाती हुई हमने देखी थी। आज चीनी सैनिक सामान समेट के सब कुछ ले जा रहे हैं वहां से। जी बिल्कुल, दक्षिण पेंगोंग की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर चीनी सेना ने फिगर 5 के इलाके में हेलीपैड और दूसरे अपने स्ट्रक्चर्स बनाए थे। वहां से अब जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार उस हेलीपैड को भी यहाँ पर डिसमेंटल किया गया है और साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर्स दूसरे इन्होंने यहाँ पर तैयार किए थे वो डिसमेंटल करने के बाद अब चीनी सेना यहाँ से अपना सामान समेट कर आगे की तरफ जो फिंगर 8 का इलाका है, जो स्टेटस को की मांग लगातार भारत यहाँ पर भारतीय सेना की तरफ से की जा रही थी, उसका सम्मान करते हुए वहां पर फिंगर 8 की तरफ वापस जा रहे हैं। ये प्रोसेस 12 फरवरी को शुरू हुआ था और हमने देखा था कि जो चीनी टैंक्स फॉरवर्ड इलाकों में उन्होंने यहाँ पर नियुक्त की थी, उन्हें भी वापस किस तरह से ले जाया गया। उसके बाद से लगातार ये प्रोसेस जारी है और फिंगर 4 के इलाके में जहाँ पर पिछले साल से यहाँ मई के महीने से चीनी सेना ने जमावड़ा बना रखा था, वहां पर कई स्ट्रक्चर खड़ा किए थे, वो भी डिसमेंटल कर दिए गए हैं। और जो फिलहाल समझौता हुआ है पैंगोंग त्सो को लेकर, चाहे नॉर्दर्न पैंगोंग हो या दक्षिणी पैंगोंग हो, पूरे ईस्टर्न लद्दाख के इस इलाके में जो डिसएंगेजमेंट है वो लगातार जारी है। और उसी के चलते ये तस्वीरें भी सामने आ रही है जिसमें चीनी सेना साफ नजर आ रही है किस तरह से वो अपना सामान समेटकर वापस फिंगर 8 की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। और सूत्रों की माने तो इस प्रोसेस के पूरे हो जाने के बाद जो देपसांग का इलाका
इलाका है गोरगिया और दूसरे इलाके हैं, वहां पर भी डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू किया जाएगा, क्योंकि जो वार्ता है वो लगातार दोनों सेनाओं के बीच जारी रखी जा रही है। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं आसिफ, बिफोर एंड आफ्टर वाली ये तस्वीरें हैं, यानी पहले किस प्रकार का कंस्ट्रक्शन था और बाद में कैसे वो इलाका साफ नजर आ रहा है। लेकिन आसिफ, जो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स थे उनका क्या, उस बारे में क्या जानकारी है? वो भी ध्वस्त किए जाएंगे या किए गए हैं? जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि जो फिंगर 5 पर चीनी सेना ने हेलीपैड कंक्रीट वहां पर बनाया था, इस तरह से जो दूसरे कंक्रीट स्ट्रक्चर कुछ वहां पे उन्होंने खड़े किए थे वो भी डिसमेंटल किए जा रहे हैं। और यही जो है डिसएंगेजमेंट में जो दोनों तरफ से चीजें रखी गई थी सामने, उसमें तय पाई गई है कि जो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 का इलाका है वो जो है नो मैन्स लैंड रहेगा। भारतीय सेना फिंगर 3 पर रहेगी और चीनी सेना फिंगर 8 पर रहेगी। और बीच में जितने भी स्ट्रक्चर्स चाहे चीन की तरफ से यहाँ पर खड़े किए गए थे या जिस प्रकार से बाकी सेना ने भी आगे बढ़कर जो मगर हिल, गुरुन हिल, ब्लैक टॉप पर उन्होंने अपना जमावड़ा किया था, उस सबको यहाँ पर जो है डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के चलते खासतौर पर चीन की तरफ से जो परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे वो डिसमेंटल किए जा रहे हैं और चीनी सेना वापस फिंगर 8 की तरफ जा रही है और बाकी सेना भी फिंगर 3 पर अपना जो है कैंप। एक बार वो तस्वीरें एक बार फिर दिखा दें आसिफ, कैसे बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीरें सामने आ रही हैं, नजर आई हैं। पहले जो वहां पर स्ट्रक्चर्स थे वो हटाए हुए नजर आ रहे हैं और अब बाद की तस्वीर में दिखाई देता है। देखिए ये घेरे के बीच तस्वीर देखिए, वहां आपको दिखाई पड़ेगा जो बनाया गया था, तैयार किया गया था, ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ेंगे और बाद की तस्वीर में पूरा इलाका क्लियर नजर आ रहा है। लेकिन आसिफ, क्योंकि भारत में विपक्ष ये आरोप लगा रहा है हमारी जो पोजीशन थी इससे पहले तक, यानी अप्रैल 2020 की बात कर लें, वो फिंगर 4 था न कि फिंगर 3, और इसको लेकर के सरकार को बहुत घेरा गया। लेकिन ये जो नो मैंस लैंड वाला एरिया है, यानी हम 3 पे और 3 से लेकर के 8 तक, 8 पर चीनी सैनिक, तो ये नो मैंस लैंड एरिया 48 घंटों के भीतर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत होने वाली थी। उसको लेकर के क्या इन्फॉर्मेशन है, ये बातचीत कब होगी? क्योंकि पेट्रोलिंग हम पहले भी करते थे, तो जस की तस स्थिति का मतलब ये हुआ कि पेट्रोलिंग फिर शुरू हो पाए। देखिए, जो पिछले साल से ये पोजीशन यहाँ पर बन गई थी, उससे पहले मैं लद्दाख में न्यूज़ 24 की टीम करीब 1 महीना हमने वहां पर बिताया। जिंदू यहाँ पर स्क्रिमिश चल रहा था, दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। उस दौरान मैंने काफी बारीकी से जो ग्राउंड पर अफसर है, तैनाती जिनकी है, उनसे बात की और उन्होंने साफ बताया कि जो ये दावा किया जा रहा है कि फिंगर 8 तक भारतीय सेना जाती थी, वो बहुत पहले की बात हो सकती है, लेकिन हाल के सालों में भारतीय सेना कभी भी फिंगर 4 के इलाके से आगे नहीं बढ़ी थी और फिंगर 4 के आगे जो है चीनी सेना ने अपने स्ट्रक्चर खड़े किए थे। यहाँ तक कि उनका जो रोड है, इस तरह भी खुफिया एजेंसी के लोग हैं, उनसे हमने बातचीत के दौरान ये पता लगाया था कि फिंगर 5 तक उन्होंने बाकायदा सड़क बनाई थी और यही कारण है कि हेलीपैड भी वहां पर मौजूद था फिंगर 5 के इलाके में। तो अगर ग्राउंड में जो रियलिटी देखे तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि भारतीय सेना की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने वापस फिंगर 8 पर चीनी सेना को धकेल दिया है और उनके जो स्ट्रक्चर परमानेंट यहाँ पर कई सालों में बन गए थे वो डिसमेंटल किए जा रहे हैं और लगातार वार्ता जो है वो लगातार अभी भी जारी है। जो आप बता रहे हैं कि उच्च स्तर की यूसी लेवल की बातचीत होनी है, उसके जो डेट है वो आने वाले कुछ दिनों में तय किए जाएंगे और इस डिसएंगेजमेंट को पूरा करने के बाद जो है दूसरी चीजों पर भी बातचीत शुरू हो जाएगी। शुक्रिया आपका आसिफ, विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। तो सफल बातचीत का नतीजा अब नजर आ रहा है और तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है कि कैसे अपना सबको समेटकर चीनी सैनिक वापस जाते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर ये तस्वीरें सामने आई हैं 12 फरवरी के बाद। और अब आज की एक और बड़ी खबर, टूल किट कांड पर इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने व्हाट्सएप और जूम से भी जानकारियां मांगी हैं। दिल्ली पुलिस ने व्हाट्सएप से दिशा रवि के व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर जानकारी मांगी है। कुछ लोगों को लेकर के बाकायदा दिशा रवि ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था जिसके माध्यम से किसान आंदोलन को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर के जानकारी मांगी गई है व्हाट्सएप से, और जूम से भी दिल्ली पुलिस ने जानकारी मांगी है। पुलिस के मुताबिक दिशा रवि ने इंटरनेशनल फार्मर्स स्ट्राइक के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इंटरनेशनल फार्मर्स ग्रुप, ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इसमें 10 लोग कुल मिलाकर के जुड़े हुए थे। दिशा ने ये व्हाट्सएप ग्रुप 6 दिसंबर को बनाया था, लेकिन जब पुलिस का शिकंजा कसा तो उसने इस ग्रुप में जो कुछ भी बातें थी सब कुछ डिलीट कर दिया।
पुलिस की स्पेशल सेल अब दिशा के इन्हीं व्हाट्सएप चैट को रिट्रीव करने की कोशिश में है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने जूम से भी जानकारी मांगी है, क्योंकि 11 और 22 जनवरी को निकिता जैकब, शांतनु जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट है, और दिशा, इन तीनों की एक मीटिंग हुई थी जूम पर। इसको लेकर जानकारी मांगी गई है। दिल्ली पुलिस ने इस मीटिंग में कौन कौन शामिल हुआ था, क्योंकि लगभग 80 लोग शामिल हुए थे, ऐसी खबरें सामने आई हैं, उन तमाम लोगों की जानकारियां मांगी हैं। सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस को लगता है 11 और 22 जनवरी को जूम पर जो मीटिंग हुई थी, उसमें किसान आंदोलन के जरिए लोगों को कैसे भड़काया जाए, बाकायदा उसकी रणनीति तैयार की गई थी। तो 11 और 22 जनवरी ये दोनों दिन जब जूम मीटिंग हुई थी, इसकी जानकारियां, इसमें महत्वपूर्ण नाम दिशा रवि जो गिरफ्तार हो चुकी हैं, शांतनु और निकिता जैकब दोनों फरार। कॉन्स्पिरेसी के तहत ये कोशिश की गई थी कि अफवाह फैला करके और गलत चीज़ों लोगों को बता करके और एक दंगा क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी, जो टूल किट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। केस दर्ज है और उस केस के अंतर्गत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। कल हमारा जो जॉइंट सीपी साइबर सेल है उन्होंने आपको ब्रीफ किया था, और जैसे ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ और भी लोगों से पूछताछ के बाद और धीरे धीरे चीजें बात और क्लियर होंगी। मेरे साथ विमल कौशिक मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, शांतनु जो फरार है, लेकिन औरंगाबाद कोर्ट में शांतनु की जमानत याचिका को लेकर के सुनवाई होनी है। पहले ही वो कोर्ट पहुंच चुका है। उधर यही हाल निकिता जैकब के साथ भी है, बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। मेरे साथ विमल कौशिक हैं। विमल, लेकिन इस स्टेटमेंट तक दंगा भड़काने की साजिश जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप चैट जो हुई थी इन तीनों के बीच वो तो डिलीट कर दी थी, जिसको रिट्रीव करने की अभी तक कोशिशें चल रही हैं। इस स्टेटमेंट तक कैसे पहुंची फिर दिल्ली पुलिस की दंगा भड़काने की साजिश इस बातचीत के जरिए की गई थी? देखिए, दिल्ली पुलिस को जो काउंटर इंटेलिजेंस है उससे इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि 11 और 22 जनवरी को प्रॉपर ये जूम के जरिए मीटिंग हुई। इसके अलावा सबसे अहम बात जो दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली से पहले ही क्लियर कर दी थी कि कई ट्विटर अकाउंट हैं जो लगातार चल रहे हैं, पाकिस्तान से जो बनाए गए हैं, और जिसमें केवल और केवल यही काम किया जा रहा है जिसके जरिए किसानों को भड़काया जा रहा है। ये तमाम बातें थी। और उसी बीच दिल्ली पुलिस को ये भी जानकारी मिली कि जूम के जरिए मीटिंग हुई, और जिस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था जो मोह धालीवाल था, और इसके अलावा उसकी सहयोगी अनीता लाल भी को फाउंडर है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की, उसके जरिए उसने पुनीत से कांटेक्ट किया, और पुनीत ने फिर दिशा रवि से, और दिशा रवि के बाद संपर्क में आए शांतनु और बेटा और तमाम जो निकिता का नाम आया। और इसके बीच एक और इन्फॉर्मेशन जो आज सूत्रों से मिली है वो ये है कि 20 जनवरी से लेकर 27 जनवरी के बीच दिल्ली में शांतनु और दिशा रवि मौजूद रहे हैं। भले ही वो 1-2 दिन के लिए रहे हो, लेकिन ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि 26 जनवरी को जो पूरी घटना है उसके बाद 27 जनवरी को एक बार फिर दोनों दिल्ली से चले गए। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी। और दूसरी तरफ जिस तरीके से दिशा से जो पूछताछ में चीजें निकल कर आई उसके आधार पर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़े, लेकिन कोलैबोरेट करने के लिए दिल्ली पुलिस जो है वो टेक्निकल एविडेंस भी इकट्ठा कर रही है, क्योंकि बातचीत से और कहीं जो एविडेंस दिल्ली पुलिस को मिले उसको दिल्ली पुलिस को कोर्ट में प्रूव करना है, तो उसके लिए उसे टेक्निकल एविडेंस की जरूरत है। तो इसी के लिए उसने जूम को भी लेटर लिखा है, क्योंकि जूम में 70 लोगों की जानकारी आ रही है कि जूम मीटिंग में 70 लोग जुड़े थे। वो 70 लोग कौन कौन थे उनकी दिल्ली पुलिस लिस्ट बना रही जानकारी लेके कि आखिर वो कौन कौन लोग थे। और इसके अलावा जो 22 तारीख को मीटिंग है उसमें भी। आप बने रहिएगा विमल, मैं दोबारा आपके पास आऊं उससे पहले यह भी बता दें कि किसानों के समर्थन में बनाई गई विवादित जो टूल किट थी, इस मामले में दिल्ली पुलिस की धरपकड़ भी तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल निकिता जैकब और शांतनु की तलाश में शहर शहर लगातार तलाशी अभियान चला रही है। वहीं निकिता जैकब और शांतनु की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर भी आज सुनवाई होने वाली है। बॉम्बे हाईकोर्ट में निकिता जैकब की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ में शांतनु की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। दोनों के खिलाफ टूल किट मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इससे पहले शनिवार को बेंगलुरु से क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया गया था। दिशा रवि फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के गिरफ्त में है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। साथ ही खंगालने की कोशिश ये भी की जा रही है कि टूल किट साजिश में और कितने चेहरे शामिल हो सकते हैं।
और चलिए हम सीधा रुख करते हैं। दीपक दुबे मुंबई से मेरे साथ इन दोनों खबरों पर जुड़ गए हैं क्योंकि दोनों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। दीपक, कितने बजे सुनवाई होनी है निकिता जैकब और साथ ही शांतनु के मामले को लेकर औरंगाबाद पीठ में? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के ठीक सामने। अभी यहाँ पर लंच ब्रेक हुआ है और कुछ ही समय के बाद सुनवाई फिर से शुरू होगी। 55 नंबर का केस है निकिता जैकब का। अब तक 30 केसेस का निपटारा किया जा चुका है, सुनवाई की जा चुकी है एंटीसिपेटरी बेल को लेकर। कुछ ही समय के बाद जब ये सुनवाई तकरीबन 2:45 बजे के करीब में शुरू होगी और उसके बाद निकिता जैकब के केस की सुनवाई यहाँ पर होगी। वहीं औरंगाबाद खंडपीठ में सुनवाई होनी है शांतनु के केस की, जहां पर उनका जो नंबर है वो 955वां है। तो वहां पर भी 3 से 4 बजे का वक्त लगेगा जब अग्रिम जमानत पर सुनवाई होगी। तो आज ये दोनों महत्वपूर्ण जो सुनवाई होनी है, एक बॉम्बे हाई कोर्ट में होनी है निकिता जैकब की, तो औरंगाबाद खंडपीठ में शांतनु की होनी है। जिस तरह के सबूत सामने आ रहे हैं दिल्ली पुलिस के पास इस वक्त मौजूद है, वो कहीं ना कहीं अग्रिम जमानत याचिका पर जब सुनवाई होगी दिल्ली स्पेशल टीम सेल की जो टीम मौजूद होगी और जो अपोज किया जाएगा वो देखना होगा, क्योंकि इनके ऊपर आरोप काफी गंभीर लगे हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इनको अग्रिम जमानत मिल पाती है, क्योंकि इनके खिलाफ ऑलरेडी अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, तो इनकी गिरफ्तारी भी संभव है अगर कोर्ट मना कर देता है तो। जी, जमानत अर्जी में कहा क्या गया है इनकी तरफ से, इनके वकीलों द्वारा? दीपक जी, दोनों शांतनु हो या फिर निकिता जैकब हो, जो इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए याचिका फाइल की थी, उसमें साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया गया है कि ये किसानों के साथ थे। हालांकि जिस तरह के आरोप इन पर लगाए गए हैं उसमें इनकी संलिप्तता नहीं है। इसी को लेकर कई जो 20 पन्नों से ज्यादा की एंटीसिपेटरी बेल की जो याचिका है वो दाखिल की गई थी कि इनका इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं रहा है, ना ही इन्होंने देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर कुछ भी ऐसा किया हुआ है। यहां तक कि निकिता जैकब की जो एंटीसिपेटरी बेल की जो याचिका दाखिल की उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि 11 तारीख को दिल्ली स्पेशल सेल की जो टीम आई थी उनको पूरा जांच में सहयोग किया गया था। दो लैपटॉप, 1 मोबाइल और 4 हार्ड डिस्क को दिल्ली पुलिस ने खंगाला था। इसके साथ साथ उनका स्टेटमेंट, उनके बयान दर्ज किए गए थे। तो इन सारी बातों का जिक्र किया गया है और जांच में सहयोग की बात की गई है। लेकिन दिल्ली स्पेशल टीम की जो टीम आई हुई थी, जो जांच की गई, उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि निकिता ने इस पूरे मामले में जांच का भरोसा दिया था, हस्ताक्षर किए थे, लेकिन वो अंडरग्राउंड हो गई और यही वजह है कि इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू करना पड़ा। जी, शुक्रिया आपका दीपक, विस्तार से इस पर जानकारी देने के लिए। आते रहेंगे आपके पास जैसे इस मामले की दोबारा सुनवाई शुरू होती है, क्योंकि बहस बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जमानत को लेकर के दोनों पक्षों की ओर से। और अब चलिए बढ़ते हैं आगे, पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत से दरअसल एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। चर्चा है कि बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल हुआ ये कि आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की। सुबह मोहन भागवत खुद मिथुन चक्रवर्ती से मिलने उनके मुंबई स्थित आवास पर पहुंचे। पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले इस मुलाकात से कई तरह की चर्चाएं अब चल पड़ी हैं। अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खबर यह भी है कि अमित शाह या फिर जेपी नड्डा की जो आने वाली रैली है उसमें मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो जाएं। इससे पहले भी मिथुन चक्रवर्ती के बारे में ऐसी खबरें हालांकि सामने आती रही हैं। अक्टूबर 2019 में भी मोहन भागवत और मिथुन चक्रवर्ती ने मुलाकात की थी और ये मुलाकात नागपुर के संघ कार्यालय में हुई थी। लेकिन 2019 अक्टूबर और उसके बाद से अब तक ऐसा हुआ नहीं। एक बार फिर ये अटकलें तेज हैं। इधर मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से खारिज किया गया है। ऐसी अटकलों को विराम लगाने की बात कही गई है। मेरे साथ उनका एक स्पिरिचुअल रिलेशन है और बहुत गहरा रिलेशन है स्पिरिचुअल। वो पहले से ही एक बात हुई थी कि एक बार मुंबई आया तो आप मेरे पे घर आऊँगा। तो ऐसा हो गया कि मैं लखनऊ में शूटिंग कर रहा था, वापस आया, वो भी बॉम्बे में थे। तो मतलब ऐसा हो गया कि जुड़ गए हम, तो इसलिए आए। और जब घर आए किसी को इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कहीं ना कहीं तो मुझे प्यार तो करते ही होंगे और फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। फिर आए, बोला कि नागपुर सबको लेके आओ, तो इसीलिए इतनी बातें और कुछ नहीं। ब्रेकफास्ट किए और कोई नो राजनीति नथिंग, इसको जोड़िए माते। तो इस मेल मुलाकात को राजनीति से जोड़कर न देखा जाए, मिथुन चक्रवर्ती ये कहते हुए बहुत घनिष्ठ रिश्ता है और अगर मुंबई आना हुआ तो फिर ये जाहिर सी बात है कि परिवार से मिलने पहुंचते काफी पुराना रिश्ता है। इसकी दलील देते हुए आपने सुना मिथुन चक्रवर्ती ने जो कुछ कहा, इन अटकलों को उन्होंने खारिज किया है। और अब इसमें दम इसलिए भी नजर आता है, हालांकि दोनों तरफ चीजें जाती नजर आ रही हैं। एक तरफ बंगाल का चुनाव एकदम
करीब है और इससे पहले मोहन भागवत की मुलाकात और लेकिन अक्टूबर 2019 में जो मुलाकात हुई थी, अगर उसको देखा जाए तब से लेकर के ऐसा कोई कदम हालांकि उठाया नहीं गया तब भी, क्योंकि ऐसी ही चर्चा थी। मेरे साथ मनोज पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज, जाहिर तौर पर मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ये टीएमसी में खलबली मचाने के लिए काफी है, लेकिन इन संभावनाओं में दम कितना है? मनोज, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी मिल रही है। मनोज, इन संभावनाओं में मिथुन चक्रवर्ती की मुलाकात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से, इन संभावनाओं में कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कितना दम? जी देखिए, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो सियासी है पूरा तरफ सीमा पर हो चुका है और मोहन भागवत जिस तरह से मिथुन चक्रवर्ती से मिले हैं, कहीं न कहीं टीएमसी पार्टी में इस तरह से खलबली है। बता दें आपको कि मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल के कहीं न कहीं एक हीरो के रूप में है और टीएमसी पार्टी से भी राज्यसभा से जुड़े हुए थे। तो सबसे बड़ी चक्कर है कि जिस तरह से लगातार मोहन भागवत का आज का मिलना और पश्चिम बंगाल के बता दें कि जितने बड़े नेता जो टीएमसी के थे, कहीं न कहीं बीजेपी पार्टी में 2021 के विधानसभा चुनाव में आना, एक तरह से कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के जो राजनीति को देखा जा रहा है और बीजेपी पार्टी पश्चिम बंगाल में अपने आप को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है। उसी कड़ी से देखा जा रहा है, साफ तौर पर देखें कि पश्चिम बंगाल की जो सियासी है और बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल के जो बड़े नेता है, सेलिब्रिटी है, उनको अपने तरफ लेके आने की कोशिश कर रही है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में 200 सीटों का जो पश्चिम बंगाल में लक्ष्य बना रखा है, बीजेपी उसी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और हर तरह संभव कर रही है कि जनता के बीच में जाए और बड़े नेता और बड़े सेलिब्रिटियों को जोड़े, जिससे जनता का वोट उनके पास में आ सके। तो बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि ये करीबी सिर्फ कैंपेनिंग तक होगी या इसके बाद भी कुछ संभव है, इस पर अभी पर्दा है, लेकिन चर्चाएं चल पड़ी हैं। इधर आज सरस्वती पूजा के मौके पर भी पश्चिम बंगाल में सियासत हावी दिखी। बीजेपी और टीएमसी अलग अलग सरस्वती पूजा का आयोजन कर रहे हैं। बीजेपी के तुष्टीकरण के आरोपों को झेल रही टीएमसी इस बार बड़े पैमाने पर सरस्वती पूजा का आयोजन कर रही है। दरअसल बीजेपी टीएमसी पर तुष्टीकरण को बढ़ावा देने के साथ मां दुर्गा और मां सरस्वती पूजा को रोके जाने का आरोप लगाती रही है। बीजेपी के इन्हीं आरोपों की काट के लिए इस बार टीएमसी राज्य की 125 जगहों पर सरस्वती पूजा का आयोजन कर रही है। टीएमसी सरस्वती पूजा के बाद शोभा यात्रा भी निकालेगी ताकि लोगों तक यानी घर घर तक पहुंचा जा सके। इसके माध्यम से और जो छवि बनाने की कोशिश हो रही है, इसके विपरीत खुद को स्थापित किया जा सके। और आगे बढ़ने से पहले बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।